दोहरा लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो लैटिट्यूड क्या होता है? हमारे जीवाइड पे, हमारे भूभाग पे जो एक काल्पनिक रेखाएं बनाई गई हैं और जो है वो पैरेलल में है। ठीक है, इन्हीं को कहते हैं लैटिट्यूड, अक्षांश रेखाएं। ठीक है, और कैसे होती है आप लोग देख रहे हैं ना, आपका ये जीवाइड है, जीवाइड पे ये जो ऐसे ऐसे रेखाओं का जाल है, क्षैतिज रेखाओं का जो एक रेखाएं खींची गई हैं काल्पनिक, इन्हीं को कहते हैं अक्षांश रेखाएं, इन्हें कहते हैं लैटिट्यूड। आपको बताया गया था कि सबसे बड़ी अक्षांश रेखा क्या है? ये है, इक्वेटर है। इक्वेटर सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है। इक्वेटर के और भी नाम, इक्वेटर को और भी नामों से जाना जाता है। ठीक है, और क्या नाम है इक्वेटर के? एक नाम है इक्वेटर का विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, या इसको कहते हैं विषुवत रेखा वृत्त कहते हैं। ठीक है, इसको वृत्त, वृत्त क्यों कहते हैं? पूरे में है ना। और इसको क्या कहते हैं? क्योंकि पृथ्वी के बीचों बीच से होकर ये काल्पनिक रेखा मानी गई है, इसलिए इसको भूमध्य रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक, एक नाम और है इसका 0 डिग्री अक्षांश या 0 डिग्री लैटिट्यूड कहते हैं। ठीक, यहाँ तक बातें क्लियर हुई? ये हमारी इक्वेटर इस हमारे जीवाइड को, इस भूभाग को, इस पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड कर देती है, एक ऊपरी हिस्सा और एक निचला हिस्सा। ऊपरी हिस्से को हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, नॉर्थ हेमिस्फीयर, और जो दक्षिणी हिस्सा है इसको कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध और साउथ हेमिस्फीयर। तो आपका जो भारत देश है ये किस हेमिस्फीयर में, किस गोलार्ध में है? नो, आपका ये उत्तरी गोलार्ध में है। कहाँ पे है? उत्तरी गोलार्ध में है, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं, इसके हम ऊपर बढ़ते हैं चाहे नीचे बढ़े, पोल की तरफ, ध्रुव की तरफ बढ़ते हैं, तो जो हमारा अक्षांश रेखा वृत्त है, अक्षांश रेखाओं की लंबाई धीरे 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 कम होती जाती है। कोई भी अक्षांश रेखा एक दूसरे को काटती नहीं है। ग्लोब पे या जीवाइड पे कितनी अक्षांश रेखाएं खींची जा सकती हैं? अनगिनत खींची जा सकती हैं। ठीक है, लेकिन एक एक अंश पे अगर हम खींचें, ठीक है, आप काउंट करिएगा कितनी अक्षांश रेखाएं बन सकती हैं। ठीक है, जैसे अब यहाँ से हम, जैसे मान लीजिए ये आपका आ गया यार, अब यहाँ से 0 डिग्री, 0 डिग्री क्या हो जाएगा? जैसे हमारा ये जीवाइड है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये आपका भूमध्य रेखा है, इक्वेटर है। ठीक है, इक्वेटर पे अगर हम 0 डिग्री खींचे ऐसे, ये 0 डिग्री पे आपका इक्वेटर भूमध्य रेखा, फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते जब हम 90 डिग्री पहुंच जाते हैं, कितना पहुंच जाते हैं? 90 डिग्री पहुंच जाते हैं, तो हमारा ये पोल पे होता है, और पोल पे जो अक्षांश रेखा होती है उसकी लंबाई 0 मानी गई है, क्योंकि ये पॉइंट के रूप में हो जाता है, बिंदु के रूप में हो जाता है, और किसी पॉइंट और किसी बिंदु की केवल एक सैंपल होता है, न उसकी कोई लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई नहीं होती। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, तो इसके बाद आप जान लो कर्क रेखा और मकर रेखा। नॉर्थ हेमिस्फीयर में 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को कहते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसका आपको ट्रिक बताया गया था, जो बच्चे नहीं आए थे वो ट्रिक दूसरे से पूछ के याद कर लेंगे, और लगातार इसको अभ्यास करेंगे तो 3-4 बार अभ्यास करेंगे तो आपको कभी भूलेगा ये नहीं। ओके, और इसके बाद साढ़े 23 अंश उत्तरी अक्षांश को कहते हैं, 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश को कहते हैं ये क्या है? कर्क रेखा। और 23.5 अंश दक्षिणी गोलार्ध में जो ये काल्पनिक रेखा है इसको कहते हैं मकर रेखा। बात समझ में आई? आपको ये भी बताया गया था हिट जोन्स के बारे में, है ना?
कटिबंध के बारे में बताया गया था। तो आप एक मोटा मोटा मान के चलिए, जो हमारा इक्वेटर है इस पे सूर्य से जो ऊष्मा प्राप्त होती है, जो गर्मी प्राप्त होती है, ठीक है। अच्छा, सूर्य से जो गर्मी आती है, आपको ऊष्मा चालन बताया होगा साइंस क्लास में, ठीक है। ऊष्मा चालन की कितनी विधियां हैं? 3 विधियां, ठीक है। चालन, संवहन और विकिरण। चालन क्या होता है? सपोज दैट क्लास है, ठीक है। हमें इस क्लास में एक एक बच्चे को एक एक टॉफी बांटनी है। बच्चों को मुझे टॉफी बांटनी है। तो पहला तरीका क्या है? एंजल आ जाओ, एक टॉफी दे देते हैं हम, ठीक है। क्या नाम आपका? खुशी आ जाओ या साक्षी आ जाओ। ऐसे एक एक बच्चे को ऐसे हम जो है बुला करके एक एक टॉफी हम दे सकते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं चालन, क्योंकि बच्चा वहां से चल के आ रहा है। बच्चा क्या कर रहा है? चल के आ रहा है। अब ऊष्मा में क्या होता है? ऊष्मा में क्या होता है? हाँ, जैसे हम किसी जो है बर्तन में वाटर को गर्म कर, जल को गर्म कर रहे हैं, ठीक है। जो बर्तन की या जो हमारे पॉट के पेदी पे होगा, नीचे होगा जल का अणु। जब वो ऊष्मा पा जाएगा, जब वो बच्चा टॉफी पा जाएगा तो ऊपर चला जाएगा। फिर दूसरा बच्चा आएगा या पानी का दूसरा अणु आएगा, वो गर्मी लेकर के ऊपर जाएगा, फिर गर्मी लेकर के ऊपर जाएगा। ऐसे ऐसे सारे बच्चों को टॉफी मिल जाएगी, सारे पानी के अणु को ऊष्मा गर्मी मिल जाएगी। इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? संवहन कहते हैं। चालन नहीं कहते, क्या कहते हैं? संवहन कहते हैं, यानी साथ लेके बात समझ में आई? अच्छा, दूसरा तरीका क्या है कि हम अगले व्यक्ति को एक टॉफी दे दिए, ऐसा करो तुम उनके दे दो, तुम उनको दे दो, तुम उनको दे दो। कोई बच्चा अपने स्थान से हिलेगा नहीं, कोई डिस्टर्बेंस होगा नहीं, लेकिन हीट सब तक पहुंच जाएगी। जैसे हम एक लोहे के राड को गर्म करते हैं तो क्या होता है उसमें, जैसे ये लोहे यहाँ गर्म करेंगे तो इसने एनर्जी इनको दिया, इसने एनर्जी इनको दिया, इसने इनको दिया, ऐसे ऐसे धीरे धीरे लास्ट तक एनर्जी ये हीट एनर्जी यहाँ तक लास्ट तक पहुंच जाएगी। इसको क्या कहते हैं? चालन। इस विधि को क्या कहते हैं? चालन, ठीक है, क्योंकि ऊष्मा चल के जा रही है ऐसे। अब तीसरा विधि क्या है? उठान काफी लुका दिए, लो भाई लो है। तो उसमें क्या होता है? जिसकी जितनी क्षमता है, कोई 2 लूटा, कोई 3 लूटा, कोई 4 लूटा, कोई अक्कल नहीं पाया, है ना। तो इस विधि को कहते हैं विकिरण। क्या कहते हैं? विकिरण। तो सूर्य से जो एनर्जी आ रही है वो किस रूप में आ रही है? विकिरण के रूप में आ रही है। सूर्य टॉफी लुटा रहा है, गर्मी की टॉफी क्या कर रहा है? पृथ्वी में लुटा रहा है। अब यहाँ पे पृथ्वी की क्षमता है, यहाँ के पेड़ पौधों की क्षमता है कि उसकी एनर्जी को कितना एब्जॉर्ब कर पाते हैं, कितना ले पाते हैं, ठीक है। कोई पतला पत्ता होगा, पेड़ का पौधा जानते हैं कि सनलाइट में जो है वो भोजन बनाता है ना। तो अगर चौड़ा पत्ता है तो ज्यादा हीट ले लेगा, ज्यादा एनर्जी ले लेगा, और छोटा सा पत्ता है वो कम एनर्जी लेगा। तो इसे कहते हैं विकिरण, ठीक है। तो ये जो सूर्य से एनर्जी आती है ये किस रूप में आती है? विकिरण के रूप में आती है। और सूर्य से जो ताप पृथ्वी में आती है, जो ऊष्मा आती है, इसे कहते हैं सूर्यातप। क्या कहते हैं? सूर्यातप कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? सूर्यातप, ठीक है। इतना बताने का मेरा मकसद था कि आप ऊष्मा की तीनों विधियों को समझ जाइए, ठीक है। अब देखिए जो यहाँ पे आता है, यहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ती, क्योंकि पृथ्वी हमारी ध्रुवों की चपटी और बीच में थोड़ा उभरी हुई है, क्लियर। यहाँ पे सूर्यातप की मात्रा, सूर्य से आने वाली हीट की मात्रा इस इक्वेटर पे ज्यादा रहेगा और इक्वेटर के आसपास भी ज्यादा रहेगा। तो इसे कहते हैं हम, क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध। उष्ण माने गर्मी, उष्ण कटिबंध, ठीक है। इसके बाद आप फटाफट देखिए, उत्तरी गोलार्ध में 66.5 अंश अक्षांश को कहते हैं आर्कटिक। क्या कहते हैं? आर्कटिक रेखा, ठीक है। तो
ये जो आपका ये क्षेत्र हो गया। अब आप जानते हैं ध्रुव तरफ बढ़ रहे हैं, गर्मी घटेगी तो ऑटोमेटिक कोल्डनेस वहां पे। तो ये जो आपका ये एरिया मिल गया, ये वाला एरिया, इसमें न ज्यादा गर्मी होगी न ज्यादा ठंडी होगी, यानी गर्मी और ठंडी का मिला जुला रूप होगा, शीत भी होगी और उष्ण भी होगा। इसको कहते हैं शीतोष्ण। क्या कहते हैं? शीतोष्ण। शीत भी है और उष्ण भी है। ओके, सेम प्रक्रिया यहां पर भी है। आपका जो ये एरिया है 66.5 अंश दक्षिणी गोलार्ध में, इसे कहते हैं अंटार्कटिक। क्या कहते हैं? ठीक, अंटार्कटिक के और नीचे ध्रुव तक, और यहाँ से ऊपर ध्रुव तक, ठीक है, इसको कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध, क्योंकि वहां पे बर्फ जमी हुई है, बहुत ज्यादा ठंडी है। वहां पे मानव की बस्ती नहीं है, केवल तमाम प्रकार के जो है मानव ने वहां पे प्रयोगशालाएं स्थापित की है। ठीक है, आगे बढ़े। तो आपका आज हो गया ये लैटिट्यूड। कल इतनी चीजें आपको बताई गई थी। अब आइए फटाफट आज हम नया चीज शुरू करते हैं, वो है आपका लॉन्गिट्यूड। क्या है? लॉन्गिट्यूड बहुत ही रोचक चीज है, इसको आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। लॉन्गिट्यूड क्या है? ठीक है, आज आपको समझना है लॉन्गिट्यूड के बारे में, और आपको समझना है टाइम जोन्स के बारे में। ठीक है, जैसे गुजरात के पोरबंदर में कोई बैठा हुआ बच्चा है या कोई बैठा हुआ आपका दोस्त है, आप असम में बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? पश्चिमी में, असम में बैठे हैं। ठीक है, तो वहां से फोन कर रहा है, क्या हाल चाल है, मौसम कैसा है? तो असम का बंदा बता रहा, भैया एकदम अंधेरा हो गया है, हम लोग भोजन करने की तैयारी में हैं। ठीक है, तो अरे भाई यहाँ तो अभी एकदम दिन चमक रहा है, दिन ढलने वाला है, लेकिन अभी पूरी तरह से यहाँ पे प्रकाश है सेम टाइम पे। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, आइए इस चीज को हम कायदे से समझते हैं, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, चलिए। तो जैसे हमारी ये पृथ्वी आपकी है, ठीक है, अब हम अगर ये पोल था, ये पोल था, अपनी एक्सिस पे पृथ्वी घूमती है, मुझे इसका दो एंड पॉइंट पता चला। ठीक है, लेकिन पृथ्वी ऐसे में गोल है। ओके, तो हम कौन सा पॉइंट लेकर के कोई, जैसे यहाँ पे ये क्या बना था लैटिट्यूड में 0 डिग्री लैटिट्यूड मिल गया था ना। लेकिन अब मुझे अगर इसमें जो ये जान लो देशांतर रेखा क्या है, लॉन्गिट्यूड, तो ग्लोब पे जो खड़ी रेखाओं का एक बना हुआ है स्ट्रक्चर, ग्लोब पे जो खड़ी रेखाएं हैं इन्हीं को कहते हैं लॉन्गिट्यूड, इन्हीं को कहते हैं देशांतर। क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, लेकिन इस पे कोई एंड पॉइंट नहीं है। तो आप जानिए सन 1884 ईस्वी में, कब? 1884 1884 में तमाम देशों के जो खगोल शास्त्री थे, वैज्ञानिक थे, ये इकट्ठा हुए और एक मानक रेखा बनाए। क्या बनाए? एक मानक रेखा, कि कोई एक ऐसी रेखा चुन ली जाए जिसको हम 0 डिग्री देशांतर कहें। इसको क्या कहें? 0 डिग्री देशांतर कहें। ठीक है, तो ये 0 डिग्री देशांतर जो डिसाइड हुआ, ये कहाँ हुआ? ये लंदन के निकट। कहाँ? लंदन के निकट ग्रीनविच नामक एक स्थान है, और ग्रीनविच नामक स्थान पे एक ग्रीनविच वेधशाला है। ठीक है, वहां से ग्रह नक्षत्रों को, वहां पे एक वैज्ञानिक लैब है ना, प्रयोगशाला है, वहां से ग्रह नक्षत्रों के लिए तमाम प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं ग्रीनविच वेधशाला। ठीक है, वहां से गुजरने वाली जो रेखा थी, यूरोप से गुजरने वाली रेखा, इसी को मान लिया गया 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड।
क्या मान लिया गया? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। इस 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को क्या कहते हैं? ग्रीनविच लाइन। क्या कहते हैं? ग्रीनविच लाइन या प्राइम मेरिडियन। क्या कहते हैं? प्राइम मेरिडियन कहते हैं इसको। हिंदी में क्या कहते हैं? प्राइम माने प्रधान, प्राइम माने कहते हैं प्राइम मिनिस्टर, है ना, प्रधानमंत्री। तो प्राइम वही शब्द आया है। और मेरिडियन माने होता है यामोत्तर। हिंदी का शब्द भी जानिए, इंग्लिश का भी शब्द जानिए, है ना। ये प्राइम मेरिडियन तो कहते हैं प्रधान यामोत्तर या 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। क्या कहते हैं? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। और एक नाम है जो प्रचलित नाम है ज्यादा, उसे कहते हैं ग्रीनविच लाइन। ग्रीनविच लाइन। तो जैसे आपका जो है भूमध्य रेखा का कई नाम था, वैसे आपका इस 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड का कई नाम है। ये कहां से गुजरती है? ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरती है, इसीलिए इसका नाम क्या है? ग्रीनविच लाइन है। बात क्लियर हो गई? ठीक है, आ जाते हैं हम लोग टाइम जोन पे। टाइम कैसे आपका जो है सिस्टम है ये, ठीक। तो आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी अपने धुरी पर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेती है? बोलो, जल्दी बोलो, फटाफट बोलो। अपनी धुरी पे एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लेती है? 24 आवर लेती है, 24 घंटा लेती है। अब जब कोई चीज, जैसे ये हम हैं, है ना। अच्छा, पृथ्वी कैसे घूमती है? एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, वेस्ट से ईस्ट की ओर घूमती है। बात समझ रहे हो ना। अगर हम घड़ी ऐसे रख दें तो घड़ी की सुई की दिशा ऐसे चलेगी, ऐसे, है ना। अगर पट ऐसे घड़ी रख दे जमीन पे, फर्श पे, तो घड़ी सुई ऐसे घूमेगी। तो पृथ्वी कैसे घूम रही है? एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। जब पृथ्वी एंटी क्लॉकवाइज घूमती है तो मुझे सूर्य, ये प्रतीत होता है, सूर्य नहीं घूमता है पृथ्वी चारों ओर, ये प्रतीत होता है कि सूर्य इधर से इधर को जा रहा है। आप लोग बस में यात्रा किए होंगे, किसी गाड़ी में यात्रा किए होंगे, आप जब खिड़की से बाहर देखते हैं तो आपको महसूस होता है ये पेड़, ये सड़क के पीछे भाग रही है उल्टी दिशा में। सेम ही पृथ्वी के साथ होता है ना। मान लीजिए पृथ्वी हमारी क्या है? एक बस है, एक गाड़ी है, और आपकी गाड़ी ईस्ट की ओर जा रही है। तो मुझे जो पेड़ पौधे अन्य चीजें हैं जो पृथ्वी से इतर हैं, वो लगेगा वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, है ना। लेकिन एक्चुअल में हम जा रहे होते हैं, ऐसे पृथ्वी घूम रही होती है, लेकिन ये प्रतीत होता है सूर्य वेस्ट से जो है ईस्ट से वेस्ट को जा रहा है। ये बात क्लियर हो गई। तो पृथ्वी एक चक्कर लगाने में कितना समय से ऐसे है, ठीक है। आप जानिए, अगर हम ऐसे हैं और ये इतना घूम गए, 90 डिग्री घूम गए ना, बात क्लियर हुई यहाँ तक। फिर ऐसे और घूम गए, अब कितना घूम गए? 180, 90, और इसके बाद जब ऐसे इस पोजीशन में आ गए तब कितना हो गया? 270, 270। और फिर जब पुरानी पोजीशन पे आ जाएंगे ऐसे 360, यानी पृथ्वी अपने अक्ष पे एक पूरा चक्कर लगाने में 360 अंश घूम गई। कितना घूम गई? 360 अंश घूम गई, 360 डिग्री घूम गई। अब कितनी देर में घूमी है ये? 24 घंटे में। ओके, तो अगर हम इसी से गणित लगा ले कि पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, तो एक घंटे में कितना घूमेगी बटे 24, ठीक है। 24 एकन्ने 24, 24 एकन्ने 24 का 36, 24 10 34 2 36, है ना। 16 160, 24 पंचे, एक घंटे में कितना घूम रही है? 15 डिग्री। पृथ्वी एक घंटे में 15 डिग्री घूम गई। ये बात क्लियर हुई, ठीक। तो आइए अब हम थोड़ा सा टाइम पे चर्चा कर लेते हैं। बहुत बारीकी से चीज को समझिएगा, बहुत मजेदार चीज है। ये आप देख रहे हैं ना ग्रीनविच लाइन,
ठीक है। ये जो लाइन है ये क्या है? ग्रीनविच लाइन है, देखा है ना? ग्रीनविच मेरिडियन, ग्रीनविच यमोत्तर रेखा है ये, ठीक। अब इस लाइन पे अब यहाँ जो कोण बनता, ऐसे देखो, ऐसे बनेगा रेखा, ऐसे बनेगा रेखा, ऐसे बनेगा रेखा, और इधर को ऐसे रेखा है, ऐसे रेखा है ना? ऐसे पूरी पृथ्वी पे एक गोल है। बात समझ आ रही है? ठीक। अब इसका कोण हम यहां से मापते हैं। अगर 0 डिग्री रहेगा तो आपकी इस ग्रीनविच पे ऐसे आएगा 0 डिग्री ऐसे, ठीक है। तो आपका जो ये आपका डिवाइड है ये, और इसको मान लेते हैं ये आपकी ग्रीनविच लाइन है। क्या मान लेते हैं? ग्रीनविच लाइन है, ठीक। अब ग्रीनविच लाइन से जैसे आप जाने इक्वेटर पृथ्वी को 2 भाग में बांट दिया है ना, वैसे आपकी जो ग्रीनविच है ये पूरे आपके भूभाग को, पूरी आपके जो है इस पृथ्वी को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ठीक है। इसके जो ईस्ट में है, ठीक है, तो उसको कहते हैं ईस्ट हेमी, और इसके जो वेस्ट में है इसको कहते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हुई? और इस रेखा के, इस लाइन के जो इधर रेखाएं ये खींची गई हैं ऐसे ऐसे, इसको कहते हैं पूर्वी देशांतर। क्या कहते हैं? पूर्वी देशांतर। और इसके जो पश्चिम में उसे कहते हैं पश्चिमी देशांतर। तो हमारा जो इंडिया है इस किस हेमिस्फीयर में है? ठीक है। और किस देशांतर में है ये? पूर्वी देशांतर में। किस देशांतर पे है? पूर्वी देशांतर पे है। अब यहां से देखिए, जैसे अगर हम ये 15-15 अंश पे ये रेखाएं खींचे, ध्यान दीजिएगा, 15-15 डिग्री अगर रेखाएं खींचते हैं, और हमारी ये जो लाइन है ये ग्रीनविच लाइन है। क्या लाइन है ये? ग्रीनविच लाइन है। और ये कितना अंश बन रहा है? 15 डिग्री। ये कितना बन रहा है? 15 डिग्री। तो अगर देखिएगा, सूर्य अगर यहाँ पे सीधा चमक रहा है, सूर्य अगर यहाँ पे सीधा चमक रहा है तो क्या होगा? उसमें दोपहर का समय होगा, 12 बजेंगे, ठीक है। और पर सूर्य यहाँ से 15 डिग्री यहाँ पे आ गया। जैसे जैसे हम यहाँ से 15 डिग्री आगे बढ़ेंगे, समय कितना हो जाएगा? 1 घंटे का अंतर आएगा। 30 डिग्री बढ़ेंगे तो 2 घंटे का अंतर हो जाएगा, ठीक है। यही बात थी कि जो हमारा देश है ये पश्चिम से पूरब की तरफ इसका जो देशांतरीय विस्तार है वो कितना है? 30 डिग्री का है। कितने का है? 30 डिग्री का है। तो जो गुजरात में पोरबंदर में बंदा बैठा हुआ है और जो असम में बैठा हुआ है, उनके टाइम जोन्स में कितनी डिग्री का फर्क है? लगभग 29 समथिंग है, लेकिन हम 30 मोटा मोटा मान लेते हैं। कितने का फर्क है? 30 डिग्री का। तो 15 डिग्री पे 1 घंटे का डिफरेंस आ रहा है, तो 30 डिग्री पे कितने घंटे का डिफरेंस आएगा? 2 घंटे का डिफरेंस आएगा। बात समझ में आ गई? इसीलिए वहां पे अगर 4 बजती है तो वहां पे, ठीक है। ये बात क्लियर हुई? तो ये जो आपकी ग्रीनविच रेखा है इसे कहते हैं GMT। इसे क्या कहते हैं? GMT। GMT का पूरा नाम क्या है? GMT। इसका पूरा नाम है GREEN, ग्रीन विच मीन टाइम। ग्रीन विच मीन टाइम, ठीक है। अब बताइए, अगर मैं भारत में ही हूं तो भारत में भी 2 घंटे का टाइम डिफरेंस आ जा रहा है, ठीक है। हम बजे यहाँ कहेंगे 4 बज रही हो, कहेंगे नहीं 6 बज रही है, तो मामला उलझ जाएगा, है ना। तो क्या करते हैं, भारत में भी एक स्टैंडर्ड लाइन मानी गई, एक मानक रेखा को चुना गया। वो मानक रेखा क्या है? वो मानक रेखा है 82.5 डिग्री। कौन सा अक्षांश, कौन सी देशांतर बनेगी? पूर्वी देशांतर। हम इसके पूरब में,
तो 82.5 अंश पूर्वी देशांतर को क्या कहते हैं? IST, स्टैंडर्ड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। यहां तक क्लियर होगी बात? ठीक है। अब एक चीज और जानो आप, एक शब्द होता है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल टाइम लाइन। ठीक है, इंटरनेशनल टाइम लाइन। तो ये क्या होता है? ठीक, अब इसको आप देखिए, जैसे अभी सपोज दैट ये आपका ग्लोब है, ठीक, ध्यान दीजिएगा, और आपकी ये क्या है? ग्रीनविच लाइन है। क्या है? ग्रीनविच लाइन है। अगर हम इस भूभाग को, इस पृथ्वी को ऐसे घुमा करके, ऐसे करके, ऐसे करके और ये पुरानी पोजीशन पर ले आते हैं तो ये बनेगा 360। क्या बनेगा? अब देखो, अब ऐसे 1 अंश, 2 अंश, 3 अंश, 4 अंश, 5 अंश, 6 अंश, यहाँ आएगा 90 अंश। जब ये घूम के यहाँ पे आएगा इसके सेम ऐसे, तो हमारे यहाँ पे ऐसे कितना बनेगा? 180। कितना बनेगा? 180। तो इसको कहते हैं 180 पूर्वी देशांतर। देखो पूरब तरफ जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 180 पूर्वी देशांतर। क्या मिला? ये हैंडल। सपोज दैट ये रेखा आपकी हैंडल है। ओके, अब अगर हम पश्चिम की तरफ से आएंगे तो 180 अंश आएंगे जब, तो क्या मिलेगा? पश्चिमी देशांतर। तो क्या ये अलग अलग है? पूर्वी देशांतर भी वही है 180 अंश, 180 अंश पूर्वी देशांतर भी वही लाइन मिलेगी, और 180 अंश पश्चिमी देशांतर भी वही लाइन मिलेगी। ठीक, तो दोनों अलग अलग ना होकर एक ही लाइन मिलती है। बात समझ आ रही है? तो इसे कहते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि। ठीक है, अगर हम रेलवे या वायुयान से हम इस रेखा को क्रॉस करते हैं, ठीक है, तो वहां पे अगर हम इधर संडे है, उधर क्या हो जाएगा? क्रॉस करते ही उधर मंडे लग जाएगा। अगर इधर से उधर जाते हैं, इधर मंगलवार है, इधर क्या हो जाएगा? बुधवार हो जाएगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल टाइम लाइन। ठीक है, अब देखो एक चीज और थोड़ा चर्चा हो जाए। ग्रिड, शुरुआत में आपको बताया गया था ग्रिड के बारे में। तो ग्रिड क्या होता है? हम किसी स्थान की जो लोकेशन होती है वो दो रूप में जानते हैं। एक होता है, ध्यान दीजिए, रिलेटिव लोकेशन। एक क्या होता है? रिलेटिव लोकेशन। जैसे आपको बताया जाए दिल्ली कहाँ है, तो हम जहां पे हैं इसके उत्तर और हल्का सा इस कोने पे है, ऐसे बताएंगे ना। या आपको बताया जाए कि आपका ये नवोदय एकेडमी या ये विद्यालय की लोकेशन क्या है ना, तो हम कहेंगे जो रामपुर भगन से रेखा गुजरती है मेन चौराहे से नॉर्थ में है। या कोई ऐसी चीज बताया जाए कि बीकापुर की स्थिति क्या है ना, तो हम ये कह सकते हैं कि फैजाबाद वहां से जो है नाके से लगभग 25 किलोमीटर डिस्टेंस पे साउथ में ये आपका ये बीकापुर पड़ता है। ठीक है, ये होती है रिलेटिव लोकेशन। किसी स्थान की जो लोकेशन हम दूसरे स्थान से जोड़ के बताते हैं, दूसरे स्थान से उसका रिलेशन बना के बताते हैं, तो दैट इज नोन एज रिलेटिव लोकेशन। और दूसरा होता है एक्चुअल लोकेशन, वास्तविक स्थिति। ठीक है, तो वास्तविक स्थिति का पता हम कैसे लगाते हैं? लॉन्गिट्यूड से और लैटिट्यूड। ठीक है, जैसे आपको चर्चा कर लिया जाए कि दिल्ली की लोकेशन क्या है, तो दिल्ली की लोकेशन जो है 29 और 77। ठीक है, अगर बात दिल्ली की जाए, दिल्ली की लोकेशन दिल्ली क्या है? हमारे देश की राजधानी। ठीक है, ये 29 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 29
यहाँ देखिए ये 29 डिग्री नॉर्थ ठीक है। और अब देखिए ये नॉर्थ लैटिट्यूड, यानी कि ये लैटिट्यूड दिल्ली ऐसे खींची गई है, ये लाइनें है ना, तो 22.5 अंश के ऊपर आएगा 29 ना, तो दिल्ली की जो लोकेशन है वो कर्क रेखा के ऊपर जाएगी, है ना। 29 चूंकि कितना है 29 डिग्री, अब कर्क रेखा कितने पे है 23.5 पे है। बात समझ में आ रही है। तो अब देखो अगर हम केवल लैटिट्यूड देखेंगे, यानी कि इसी लाइन पे इसी लाइन पे मान लीजिए ये आपकी कर्क रेखा है, ठीक है, तो कर्क रेखा के ऊपर की लाइन, इसी लाइन पे हम इसको मानते हैं 29 डिग्री, तो दिल्ली इसी पे है। लेकिन ये नहीं क्लियर हो रहा है कि ये आपका क्या क्या कह रहा है, इधर है ये, अब यहाँ है यहाँ है यहाँ है यहाँ है कि यहाँ है कि यहाँ है, ये नहीं क्लियर हो रहा है। तो ये क्लियर कैसे होगा, ये क्लियर होगा 77 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। अब देखो क्या कह रहा है 29 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, यानी कि नॉर्थ पे ध्यान दीजिए कितना 29 डिग्री, ये आपका जो ये है इसे कहते हैं 29 डिग्री, और नॉर्थ में उत्तर में ये मिला। अब ये नहीं, अब देखो ये तो क्लियर हो गया, यहाँ से यहाँ तक होगा दिल्ली, यहाँ तक, लेकिन ये नहीं क्लियर यहाँ है कि यहाँ है कि यहाँ है कि यहाँ है। ओके, अब ये कैसे क्लियर होगा लॉन्गिट्यूड, तो कितना है लॉन्गिट्यूड 77 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, 77 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, तो मान लीजिए 77 डिग्री ये है, 77 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, तो ये दोनों रेखाएं जहां पे काटेंगी यहीं पे आपको दिल्ली की एग्जैक्ट लोकेशन पता चलेगी। ये बात क्लियर हो गई, बात क्लियर हुई कि नहीं, ठीक है। तो आज इसको आज समराइज कर देते हैं। आपको बताया गया रिवीजन में जीवाइड पे आपकी जो सबसे बड़ी लैटिट्यूड के बारे में बताया गया, जो सबसे बड़ी लैटिट्यूड है उसे कहते हैं भूमध्य रेखा, ठीक है, विषुवत रेखा, और 0 डिग्री लैटिट्यूड कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। इसके ऊपर 23.5 अंश कर्क रेखा, नीचे 23.5 अंश मकर रेखा, ऊपर 66.5 अंश आर्कटिक रेखा, और नीचे 66.5 अंश अंटार्कटिक। इसके बाद कर्क और मकर के बीच, ठीक, कर्क और मकर के बीच का जो हिस्सा है इसे कहते हैं उष्णकटिबंध, ठीक है, और जो ऊपर आर्कटिक और नीचे अंटार्कटिक, और कर्क और मकर के बीच ये जो हिस्सा है इसे कहते हैं उष्ण, क्या कहते हैं शीतोष्ण कहते हैं। यहाँ पे गर्मी भी है ठंडी भी, मिला जुला रूप होता है। ओके, इसके ऊपर जाते हैं 66.5 अंश से ऊपर ध्रुव तक, और 66.5 नीचे ध्रुव तक, इसे कहते हैं शीत कटिबंध। फिर जेदिया होता है, क्लियर। और फिर आपको बताया गया देशांतर रेखा, तो देशांतर रेखा के लिए एक रेखा मानी गई 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड मानी गई। ये कहाँ मानी गई, लंदन में ग्रीनविच के निकट ग्रीनविच वेधशाला है, वहां से गुजरने वाली लाइन को 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड माना गया, ठीक है, इसे कहते हैं ग्रीनविच लाइन। ओके, फिर आपको बताया ग्रीनविच लाइन आपके भूभाग को 2 भाग में बांट दिया, ठीक है, या जो आपका लॉन्गिट्यूड्स है ये 2 प्रकार की हो गई, एक होगी वेस्ट की लॉन्गिट्यूड, एक हो गई ईस्ट की लॉन्गिट्यूड। क्लियर हो गया। अगर कह दिया जाए कि 77.5 अंश लॉन्गिट्यूड, अब ये नहीं क्लियर होता है कि ईस्ट में है कि वेस्ट में, इसीलिए जो दिल्ली की लोकेशन बताई गई 77 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड और 29 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, तब क्लियर होता है। यहां तक बात क्लियर हो गई। इसके बाद आपको बताया गया अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल टाइमलाइन, ठीक है, ये क्या होती है 180 ईस्ट लॉन्गिट्यूड और 180 वेस्ट लॉन्गिट्यूड, 180 ईस्ट और 180 वेस्ट, इसको ऐसे समझिए 180 ईस्ट 180 वेस्ट, ये दोनों एक ही आपको टाइमलाइन मिल रही है, एक ही रेखा मिल रही है, इसी को कहते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, ठीक है। तो ये बातें आपके समझ में आई, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आगे नेक्स्ट चीज होगा। ओके, थैंक यू।